वेलकम फ्रेंड्स। नाइन्थ क्लास के साइंस में दिए गए चैप्टर कार्य और ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी पर डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में वर्क एंड एनर्जी के डिफरेंट टॉपिक को एनिमेशन के जरिए विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो है वह है कार्य यानी वर्क। विज्ञान की भाषा में कार्य किससे कहते हैं यह हमें जानना है। तो हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार कार्य वो नहीं है जो हम अपनी आम बोलचाल में यूज करते हैं। तो हमें समझना है कि आखिर साइंस के अनुसार जो है कार्य क्या है, इससे हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि यह ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करे। आप देख सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट है, उस पर हम एक फोर्स जो है उसको अप्लाई करते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे की ओर मूव करे। अब जैसे ही हम ये फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करना शुरू कर देता है, और ये तब तक मूव करता है जब तक कि इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो विस्थापन है, इसको हम डी द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो चूंकि कार्य जो है, कार्य विज्ञान उसी को कहती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो। यानी कार्य में दो कंडीशन का होना जरूरी है। पहला ये कि उस पर जो है फोर्स लगे, और दूसरा ये कि फोर्स के कारण जो है विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये जो है ये है कार्य की बेसिक फंडा। अब कार्य का जो समीकरण है वो क्या है कि कार्य जो होता है, किया गया कार्य, ये बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर हमने एफ फोर्स लगाया और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी हुआ। यानी किया गया कार्य जो होगा डब्ल्यू, वह एफ मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। इस प्रकार किया गया कार्य का जो इक्वेशन हम प्राप्त किए वो रहा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि कार्य में हमेशा दो शर्त जो है ये निहित रहती है। पहला तो ये कि वस्तु पर बल लगनी चाहिए, और दूसरा शर्त यह है कि लगाए गए बल के कारण वस्तु में विस्थापन होनी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक दीवार है, और इस दीवार पर जो है आप फोर्स लगा रहे हैं, आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं। तो जब आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप जो है इस दीवार को आगे की ओर धकेलने में असमर्थ हो रहे हैं। क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे हैं, आप कार्य तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इस दीवार को आगे की ओर धक्का देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि बल तो जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन विस्थापन नहीं हो रही है। तो जब विस्थापन नहीं हो रही है तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि किया गया कार्य कितना होगा, तो आपने शून्य कार्य किया। कार्य का एसआई मात्रक। आइए हम कार्य का एसआई मात्रक को जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, जहां W जो है ये किया गया कार्य है, F बल है और D विस्थापन है। तो चूंकि F जो है ये फोर्स है और इसका यूनिट न्यूटन होता है, उसी प्रकार D जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और इसका यूनिट मीटर है। तो यानी किया गया कार्य जो होगी उसका जो एसआई मात्रक होगा वह न्यूटन मीटर होगा। चूंकि न्यूटन मीटर का दूसरा नाम भी है, इसको आप न्यूटन मीटर भी कहें या फिर इसके जगह पर आप जूल भी कह सकते हैं। इस प्रकार कार्य का जो एसआई मात्रक होगा वह न्यूटन मीटर या फिर जूल। किसी बुक में आप न्यूटन मीटर भी देखेंगे, किसी बुक में आप कार्य का एसआई मात्रक जो है वह जूल भी देखेंगे। तो दोनों एक ही चीज है। जब हम कार्य और ऊर्जा चैप्टर का स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे जगह जो हैं एक शब्द देखते हैं, वह है ऋणात्मक कार्य।
यानी व्हाट इज नेगेटिव वर्क। तो आइए अब हम एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव वर्क क्या है, यानी ऋणात्मक कार्य क्या है। हम कल्पना करते हैं कि एक ढलान सतह है और इस सतह पर जो है एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है ढलान के ऊपरी दिशा की ओर मूव करे। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स जो है इस ढलान के ऊपर की दिशा में हमने लगा दिया ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है ढलान से ऊपर की दिशा में मूव करे। लेकिन चूंकि जो बल लगाया गया, जो फोर्स लगाया गया, इसका मान बहुत कम है और इस ऑब्जेक्ट की जो वेट है ये बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण ग्रेविटेशन के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने फोर्स जो लगाया वह ऊपर की दिशा में लगाया, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह नीचे की दिशा में हुआ। इस प्रकार दोनों डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वह है 180 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स लगाने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट उस फोर्स की दिशा में मूव ना करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कह सकते हैं कि आपने जो फोर्स लगाया उसके द्वारा किया गया जो कार्य हुई वह नेगेटिव हुई, यानी ऋणात्मक कार्य हुई। इस प्रकार ऋणात्मक कार्य तभी होती है जब लगाए गए बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर हो। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य होगी उससे हम नेगेटिव वर्क कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहेंगे। अब तक के डिस्कशन में हमने कार्य को बेहतर ढंग से समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऊर्जा यानी एनर्जी। अगर आप ऊर्जा की परिभाषा देखेंगे तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा के अनेक रूप हैं और हम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के अनेक रूपों का जो है अनुभव करते हैं। कुछ रूपों को हम देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊर्जा के क्या क्या रूप है। पहला तो ये कि ऊर्जा के कई रूपों में से एक है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, उसी प्रकार अगला है रासायनिक ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऊर्जा के रूप आप देख सकते हैं। ऊर्जा का एक प्रमुख रूप है गतिज ऊर्जा, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो क्या है गतिज ऊर्जा? इसको समझने से पहले हम सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको जान लेते हैं। वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी मोशन के कारण जो भी ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि एक ढलान सतह है और ढलान सतह की जो सबसे ऊपर वाली बिंदु है उसको हम बी मान लेते हैं और इसी सतह की जो निचली बिंदु है उसको हम ए मान लेते हैं। अब हम कल्पना करते हैं कि बिंदु ए पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी ढलान की जो सबसे निचली पॉइंट है उस पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो बी पॉइंट है उस बी पॉइंट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर घिसकने लगे और आकर ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इस ऑब्जेक्ट को टक्कर मारे। इसके लिए हमने बी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उसको रिलीज किया। तो जैसे ये रिलीज किया ये ए को टक्कर मारा और टक्कर मारने के कारण ये पीली वाली जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की ओर डिस्प्लेस हो गई। अब इस परिघटना में हमें समझना है कि कैसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, जब ये ऑब्जेक्ट बी से रिलीज किया गया और ए तक पहुंचा तो इसमें गति आ गई, इसमें मोशन आ गई और मोशन के कारण इसमें इतनी ऊर्जा आ गई कि ये पीली वाली ऑब्जेक्ट को टक्कर मारने के लायक बन गई और उसको टक्कर मार के बाहर भगा दिया। इसी प्रकार इसके अपनी गति के कारण इसमें कुछ ऊर्जा थी जो टक्कर में खर्चा हो गई। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट में अपनी गति के कारण, अपनी मोशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
तो ये है काइनेटिक एनर्जी का मूल फंडा। अब हमें जानना है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन है और इसको जो है कैसे डिराइव किया गया है। जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा की समीकरण को जानना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के लिए क्या है समीकरण। गतिज ऊर्जा के लिए जो समीकरण है वह है 1/2 mv²। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m जो है वह ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है और v जो है उस ऑब्जेक्ट की चाल होती है। इसी प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा को हम 1/2 mv² से इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है काफी जरूरी है मेमोराइज करने के लिए। और ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया है फिलहाल इस वीडियो में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। इसको हम और कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब तक के डिस्कशन में हमने गतिज ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझ लिया। अब हमें समझने की जरूरत है कि आखिर क्या है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने से पहले हम इसकी जो परिभाषा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए हम वही एनिमेशन का यूज करेंगे जो एनिमेशन हम गतिज ऊर्जा को समझने के लिए किया था। अब ये जो ढलान सरफेस है इस पर दो पॉइंट्स हैं बी और ए। और ए पॉइंट्स पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है और बी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को अब हम रिलीज करने जा रहे हैं। तो जब हम बी पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो ये इस पर टक्कर मारेगा और टक्कर मारने के बाद ये जो है पीली वाली ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही टक्कर मारा ये पीली वाली ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ गई। तो अब हमें समझना है कि जब ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट से रिलीज किया गया था तो जैसे ही वह घिसकते हुए ए तक आया उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। यानी उसको जब बी पॉइंट पर रखा गया था तो कौन सी ऊर्जा थी? निश्चित रूप से उसमें अपनी स्थिति के कारण कुछ ऊर्जा थी और उसी स्थिति ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी जब यह ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर थी तो उस टाइम इसकी जो ऊर्जा थी उससे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तनी हुई धनुष जो है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची हुई स्प्रिंग जो है इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा के अनेक सारे जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब तक हमने यही देखा कि किसी वस्तु को जब किसी हाइट पर किसी ऊंची जगह पर रखी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। अब हमें जानना है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर रखने पर उसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके लिए आप इमेजिन करें कि ये जो है आपकी ग्राउंड लेवल है, आपकी धरती है और इससे कुछ ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसकी द्रव्यमान m है और इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पर रखा गया है। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस स्थितिज ऊर्जा की जो समीकरण होगी इसको निकालने के लिए हम इमेजिन करेंगे कि ऑब्जेक्ट को धरती से ऊपर की ओर उठाने में कितनी कार्य करनी पड़ी। इसके लिए आइए ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है धरती पर रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट को हमें फर्श लगाकर ऊपर h हाइट तक ले जाना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेट है, जो भार है वह mg होता है और ये वेट जो है ये नीचे की ओर काम करती है। अब इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की ओर उठाने के लिए हमें एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना होगा और ये फोर्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वह mg के बराबर होगा, तभी यह ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर उठ पाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं। तो जैसे ही हम फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले गए तो इस फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर कुछ कार्य किया गया और जो कार्य किया गया, जो ऊर्जा हमने खर्च किया, यही ऊर्जा इस ऑब्जेक्ट में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है।
अब आइए स्थितिज ऊर्जा के लिए अब हम एक समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि W जो होता है ये F और D का मल्टीप्लिकेशन होता है, और F जो है ये mg के बराबर हो जाएगा, और जो D है डिस्प्लेसमेंट ये h हो जाएगा। यानी हमने क्या कार्य किया ना, हमने कार्य किया mgh। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब h हाइट पर रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। तो ये इक्वेशन को आपके लिए जानना जरूरी है कि स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है वह mgh होता है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइए जानते हैं क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। ऊर्जा के अनेक रूप हैं। अब ऊर्जा को आप जो है किसी भी स्थिति में इसकी जनरेशन आप नहीं कर सकते हैं, इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, और इसका डिस्ट्रक्शन यानी विनाश भी नहीं हो सकता है। जबकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, और इसी नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। पहला है कार्य, दूसरा ऊर्जा और तीसरा है शक्ति। तो अब तक के डिस्कशन में हमने कार्य और ऊर्जा को समझ लिया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वह है शक्ति यानी पावर। अब आइए शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। किसी एजेंट के कार्य करने की समय दर को शक्ति कहा जाता है। अब किसी भी एजेंट की जो शक्ति होती है उसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने चाहेंगे तो इसके लिए शक्ति इज इक्वल टू होता है किया गया कार्य डिवाइडेड बाय कार्य करने में लगा समय। यानी अगर हम इसको सिंबल के द्वारा इंडिकेट करेंगे तो P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T होता है। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकंड या वाट है। शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण मात्रक भी है जिससे हम अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कहते हैं। इसको HP द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है, और 1 HP जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें ताकि हर नए अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलती रहे।